हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का 11th क्लास की केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम सभी पढ़ रहे थे 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम दोस्तों पिछली क्लासों में इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज। आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज। तो आज का टॉपिक हमारा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज। सबसे पहले हम दोस्तों प्रोटॉन की बात करेंगे। प्रोटॉन की खोज आपको पता ही है, हम सभी को पता है कि परमाणु उदासीन होता है। परमाणु उदासीन कण है। हमें ज्ञात है कि परमाणु कैसा कण है, उदासीन कण। जब परमाणु में ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो परमाणु में कोई धनावेशित कण भी होना चाहिए। सही बात है। अभी हमने खोज लिया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है और हमको पता ही है परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। डाल्टन पहले ही कह चुका है परमाणु उदासीन कण है, और परमाणु के अंदर जब ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो परमाणु में धनावेशित कण भी होना चाहिए। तो हम बात हमारी यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें ज्ञात है कि परमाणु कैसा कण है, उदासीन कण है। परमाणु उदासीन होता है, ऐसे कह लूं मैं। ठीक है, परमाणु कैसा होता है, उदासीन। अतः जब परमाणु में ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इसमें कोई धनावेशित कण भी होना चाहिए। परमाणु उदासीन तो जब ही होगा, सही बात है ना। अतः जब परमाणु में ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो परमाणु में धनावेशित कण भी होना चाहिए। सही बात है। तो परमाणु में धनावेशित कण भी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक वैज्ञानिक था गोल्डस्टीन। कौन सा? गोल्डस्टीन। इसको जाता है खोज का श्रेय धनावेशित कण प्रोटॉन का। प्रोटॉन की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को जाता है। गोल्डस्टीन ने सन 1886 में विसर्जन नलिका पर, विसर्जन नलिका मतलब वही कांच की नली। भाई जे थॉमसन ने, ध्यान करो आप, कांच की नलिका पे तो प्रयोग किए थे और तब कैथोड किरणों की खोज की थी। ध्यान हो तो आपको, जे थॉमसन ने कांच की नलिका पर प्रयोग किए थे, कैथोड नलिका की खोज की थी, कैथोड किरणों की खोज की थी। और कैथोड किरण किससे बनी हुई थी? इलेक्ट्रॉनों से। तो जो ये गोल्डस्टीन था, इसने सन 1886 में, गोल्डस्टीन ने 1886 में विसर्जन नलिका पर जे थॉमसन के समान ही प्रयोग किए। ठीक है। तो हम कह सकते हैं गोल्डस्टीन ने कौन से सन में? 1886 में वही विसर्जन नलिका उस निर्वात नली को, कांच की नली को ही बोलते हैं, विसर्जन नलिका पर प्रयोग किए। जे थॉमसन ने भी,
विसर्जन नलिका पर प्रयोग किए थे और इसने भी विसर्जन नलिका पर प्रयोग किए। ठीक है, वही कांच की नलिका पर प्रयोग किए। ठीक है, अच्छा, इसने कैथोड को छिद्रित रखा था, कैथोड को छिद्रित किया, किसको छिद्रित किया? कैथोड को, तथा कम दाब बिल्कुल उसी की तरह प्रयोग किया है, जे थॉमसन की तरह, कम दाब और उच्च विभव पर उसने भी ऐसे ही किया था। तथा कम दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित की। तो गोल्डस्टीन ने भी 1886 में विसर्जन नली पर प्रयोग किए। इसने कैथोड को छिद्रित किया व कम दाब तथा उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित, उच्च विभव पर उच्च विभव की विद्युत धारा प्रवाहित की। बिल्कुल वैसे की वैसे ये विसर्जन नलिका है, ढंग से देख लो, बिल्कुल वैसा की वैसा ही, बिल्कुल प्रयोग जैसे जे थॉमसन ने किया था ऐसे ही इसने किया था। ये वही विसर्जन नलिका है। ठीक है, विसर्जन नलिका है ये, विसर्जन नलिका। ठीक है, ये इसमें वही कैथोड और एनोड लगे हुए हैं। इसको थोड़ा आगे लगा देता हूँ। ये कैथोड और एनोड लगे हुए हैं। ठीक है, इसने कैथोड को छिद्रित किया, इसको ये छिद्रित कर दिया, कैथोड को कर दिया छिद्रित। अच्छा, ये कैथोड है ना? कैसा है ये? कैथोड। ये कैथोड है, लिख देता हूं, समझ जाना। कैथोड ये कैसा होगा? नेगेटिव, ऋणावेशित। ऋणावेशित क्यों है? क्योंकि ये बैटरी के ऋण सिरे से कनेक्ट है। छिद्र है ये, इसमें इस तरह का है, समझ जाओ, अंदर छिद्र है ना, तो ये बैटरी के ऋण सिरे से कनेक्ट है, माइनस से। ये बैटरी का प्लस सिरा, इससे ये कनेक्ट है। ठीक है, तो कैथोड कैसा है? छिद्रित है, छिद्रित कैथोड। ढंग से देख लो, समझ लो, कैथोड छिद्रित लिया है इसने, उल्टा किया है। अच्छा, यहाँ इस पर एक वो लगी हुई है, स्फुरदीप्त पदार्थ की लेयर। कैसे पदार्थ की? स्फुरदीप्त, स्फुरदीप्त पदार्थ जो चमकता है कण टकराने पर। जब हम इसमें कम दाब और उच्च विभव, ये बैटरी जो है इसका स्रोत, ये उच्च विभव है, और कम दाब है, इसमें कम दाब है। जब हम कम दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर किरण आपके इधर से निकलती हैं, किससे? एनोड से। ये एनोड है, पॉजिटिव, बैटरी के प्लस से कनेक्ट है। तो आपके किरण कहाँ से निकलती हैं? एनोड से निकलती हैं, और इस छिद्र में से गुजर करके सामने पर्दे पर यह स्फुरदीप्त पदार्थ जो है यहाँ पर चमक उत्पन्न करती है, यहाँ पर, इस पर, है ना। ये किरण इधर से इधर जा रही है। ये कौन सी किरण है? एनोड किरण है, एनोड किरण। बात को एक एक को ढंग से देखो, क्योंकि ये किरण कहाँ से उत्पन्न हो रही है? एनोड से, और ये कैथोड के छिद्र से गुजर करके स्फुरदीप्त पदार्थ के पर्दे पर, ये पर्दा लगा हुआ है,
चमक उत्पन्न करती हैं। सही है। तो अब के जो अपन ने किया है ये जस्ट उल्टा है। अब के जो किरण निकली हैं वो एनोड से निकली हैं और कैथोड से गुजर करके, सही है, सही है क्या, आपके किरण एनोड से कैथोड की ओर गमन करती हैं। तो आगे अपन लिख सकते हैं इसमें, पहले यहां तक लिखो, ये समझ गए ना। आगे हम क्या लिख सकते हैं, विसर्जन नलिका में कुछ किरणें एनोड से कैथोड की ओर गमन करती हैं और ये किरणें छिद्रित कैथोड से गुजरकर स्फुरदीप्त पदार्थ के पर्दे पर चमक उत्पन्न करती हैं। सही है। अच्छा, आगे कह सकते हैं ये किरणें जब एनोड से कैथोड की ओर गमन कर रही हैं, कैथोड ऋणावेशित है, तो ये किरणें धनावेशित कणों से बनी हुई हैं और इन धनावेशित कणों को क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। ठीक है। तो इसको एक काम करो, फटाफट यहाँ तक आप इसको फटाफट लिख लीजिए, मैं आपका वेट करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जल्दी नोट करें। जल्दी नोट करो। लिख लिया। अब आगे हम इसमें लिख सकते हैं, ये अपने पास प्रयोग बना हुआ है, ये मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, समझाऊंगा इसमें अभी और। अब आगे हम लिख सकते हैं, देखो इधर समझ लो पहले, देखो इधर सामने ध्यान दो और ध्यान से समझो। आगे हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जब इस विसर्जन नलिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ किरणें एनोड से कैथोड की ओर गमन करती हैं। तो हम कह सकते हैं विसर्जन नलिका में, ये विसर्जन नलिका है, ये विसर्जन नलिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुछ किरण एनोड से कैथोड की ओर गमन करती हैं, ठीक है। आगे लिख सकते हैं ये किरण छिद्रित कैथोड से गुजरकर स्फुरदीप्त पदार्थ के पर्दे पर क्या उत्पन्न करती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं। ये किरणें छिद्रित कैथोड से गुजरकर ठीक है, स्फुरदीप्त पदार्थ के पर्दे पर चमक उत्पन्न करती हैं,
ठीक है। अब ये किरण एनोड से निकली हुई मान सकते हैं अपन इन्हें, कैथोड को गर्म कर रहे हैं, तो इन किरणों को एनोड किरण या धन किरण, एनोड धनावेशित है ना, एनोड से निकल रही है, एनोड किरण या धन किरण या कैनाल किरण कहते हैं। कैनाल किरण, 3 नाम है इनके। अच्छा, जो कैथोड किरण थी वो तो ऋण किरण थी, ऋणावेशित कणों से बनी थी, कैनाल किरण कहते हैं। भाई ये कैथोड की ओर ऋणावेशित कैथोड का गमन कर रही हैं तो धन किरण है, धनावेशित कणों से बनी है। आगे लिख सकते हैं, ये किरण धनावेशित कण कौन से, धनावेशित कणों से बनी होती हैं। ठीक है। आगे हम पढ़ सकते हैं एनोड किरणों के गुण। तो आगे हम इसी में हेडिंग डाल लेते हैं, एनोड किरणों के गुण। समझते चलो बेटा और ढंग से सुनो। एनोड किरण जो है, पहली बात तो सीधी रेखा में गमन करती हैं, तो एक गुण तो इसका ये हो गया। नंबर 1, ये किरण सीधी रेखा में गमन करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं, बिल्कुल सीधी रेखा में। इन किरणों की प्रकृति कणीय होती है, मतलब इन किरणों की प्रकृति कणीय, मतलब ये कणों से बनी हुई है। ऐसा कैसे पता लगा? अगर हम इन किरणों के रास्ते में जैसे पंखा लगा दें तो ये किरण आ रही हैं, तो ये किरण इस पंखे को घुमाने लग जाती हैं। अगर इनमें कण नहीं होते, कण मतलब इनमें कण हैं, जभी तो ये पंखा घूम रहा है। ये कण इन पंखे की पंखड़ियों से टकरा रहे हैं तो पंखा घूम रहा है। तो इसका मतलब ये निकला कि ये किरण कणों से बनी हुई हैं। तो पहली बात तो हो गई सीधी रेखा में गमन करती हैं, और दूसरी बात हो गई ये कणों से बनी होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं इन किरणों की कणीय प्रकृति होती है। जो पदार्थ कणों से बना होता है उनकी प्रकृति कैसी होती है? कणीय। तो इन किरणों की कणीय प्रकृति होती है। एक एक बात को समझ लेना, होती है, क्योंकि यदि इन किरणों के मार्ग में क्या रख दिया जाए, अवाल बताया था उसे याद रखो, पंखा रख दें, ठीक है। यदि किन किरणों के मार्ग में पंखा रख दें तो ये किरण उस पंखे को घुमाने लगती हैं। अब घुमाने लगती हैं तो यहाँ में कण हैं, जब भी तो घूम रही हैं, ये पंखे घुमा रही हैं, कण टकरा रहे हैं पंखे से। अच्छा, नंबर 3, 2 गुण तो हो गए। जैसे कैथोड किरण विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती थी, ध्यान करो, E/m ज्ञात किया था अपन ने। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में कैथोड किरण जो होती थी वो विक्षेपित होती थी, इलेक्ट्रॉनों से बनी होती थी। हम ये कह सकते हैं ये किरण भी विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में विक्षेपित होती हैं। किन के समान? कैथोड किरणों के समान। ये किरण भी विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में कैथोड किरणों के समान
समान विक्षेपित होती हैं, परंतु विक्षेपित तो होती हैं परंतु कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में विक्षेपित होती हैं। जैसे कैथोड किरण तो मान लो एनोड की ओर विक्षेपित होती हैं, तो ये कैथोड की ओर, परंतु क्योंकि आपको पता ही है ये धनावेशित कणों से बनी हुई हैं, परंतु ये किरण कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में विक्षेपित होती हैं, विपरीत दिशा में विक्षेपित होती हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में क्या होती हैं, विक्षेपित। तो इसको आप समझ गए होंगे, बहुत इजी पोर्शन है, समझ के पढ़ रहे हो तो आराम समझ में आ जाएगा। नोट करें, मैं इंतजार कर रहा हूँ, फटाफट लिखें इसे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। फटाफट नोट करें। नोट कर लिया? जल्दी करो, जल्दी लिखो, जल्दी। लिख लिया ना? यार जल्दी लिख लिया करो यार, बहुत टाइम लेते हो लिखने में। अच्छा, अब हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, एक पॉइंट और बना सकते हैं। हमने ये लास्ट में देखा कि ये किरण जो है, ये किरण एनोड किरण कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में विक्षेपित होती हैं। तो हम एक पॉइंट ये भी बना सकते हैं कि एनोड किरण जो हैं ये धनावेशित कणों, जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं, उनसे बनी होती हैं। नंबर 4 लिख सकते हैं, एनोड किरण, सही है, धनावेशित कणों, धनावेशित कण प्रोटॉनों से बनी होती हैं। प्रोटॉनों से बनी होती हैं। ठीक है। अच्छा, हम कह सकते हैं प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है। अरे होना ही चाहिए यार। जैसे अभी कहता है एक परमाणु उदासीन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही तो प्रोटॉन का आवेश होना चाहिए, जब ही तो उदासीन होगा। भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणावेशित है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो प्रोटॉन का आवेश प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होना चाहिए, जब ही तो परमाणु उदासीन होगा।
परमाणु उदासीन होता है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही प्रोटॉन का आवेश होता है। तो ध्यान रखें, प्रोटॉन का आवेश प्लस धनावेश भी होता है और इलेक्ट्रॉन का माइनस। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। इलेक्ट्रॉन का आवेश भी इतना ही होता है पर वो माइनस में होता है, के समान है। क्लियर? अच्छा, प्रोटॉन का वजन बहुत ज्यादा है। प्रोटॉन का द्रव्यमान डायरेक्ट याद रखें आप तो, है ना, आगे लिख सकते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है जो हाइड्रोजन परमाणु के बराबर है। हाइड्रोजन परमाणु का भी वजन इतना ही होता था, ध्यान करो आपको, जो हाइड्रोजन परमाणु के समान है। अब कई लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा क्यों? देखो, हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का वजन तो नगण्य है, नगण्य है। पिछली क्लास में भूल गए क्या? इसका वजन होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। मतलब हाइड्रोजन के परमाणु से 1837 गुना कम इलेक्ट्रॉन का वजन है, तो ना के बराबर है, 0 है। तो बताओ, प्रोटॉन का वजन जो है, अब इसमें प्रोटॉन ही तो बचा, इलेक्ट्रॉन का वजन नगण्य हो गया, तो हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन ही तो बचा, तो प्रोटॉन का वजन लगभग इतना ही होगा, 1.6 हाइड्रोजन परमाणु के बराबर। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान अरे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो 0 मानो तुम तो, 10⁻⁻27 किलोग्राम है। मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी है। मतलब दोनों प्रोटॉन और हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान समान है। सही है, प्रोटॉन और हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान समान है। अब न्यूट्रॉन की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। प्रोटॉन की बात करी अब तक हमने, अब हम न्यूट्रॉन की भी बात कर लेते हैं। चलो भाई, एक जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने, आगे हम लिख सकते हैं, परमाणु में उदासीन कण न्यूट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। आज हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की खोज की बात पढ़ रहे हैं ना, तो परमाणु में उदासीन कण न्यूट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। परमाणु में उदासीन कण न्यूट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। तो इलेक्ट्रॉन की तो जे.जे. थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। जेम्स चैडविक ने की। आगे लिख सकते हैं, इसने बेरिलियम पर, बेरिलियम होती है एक धातु समझ लो आप, बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार की, अल्फा कणों की बौछार की। मतलब इस पर अल्फा कण फेंक करके मारे, ऐसे समझो। बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार करी तो इससे उदासीन कणों का निष्कासन होता है बेरिलियम धातु से। और वो उदासीन कण कौन से थे? न्यूट्रॉन। वे कैथोड या एनोड किसी भी ओर गमन नहीं करते हैं। तो इसने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार की तो उदासीन, जिन पर कोई आवेश नहीं था, कणों का निष्कासन होता है। उदासीन कण निकलते हैं, उदासीन कणों का निष्कासन होता है। ये उदासीन कण
उदासीन कण क्या कहलाते हैं? न्यूट्रॉन कहलाते हैं, जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग समान होता है। जिनका द्रव्यमान, ध्यान रखना, किसके समान होता है? प्रोटॉन के समान होता है। मतलब इसका द्रव्यमान भी इतना ही है, पर आवेश कितना है इस पर? 0, आवेश नहीं होता है। तो इसको नोट करें फटाफट, जल्दी लिखो। लिख लिया? अरे जल्दी जल्दी। और अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।